करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल का ताल्लुक़ होता है पैरेलल सर्किट के साथ। तो इसलिए करंट डिवाइडर रूल बयान करने से पहले बेहतर है कि हम शॉर्ट सा पैरेलल सर्किट के बारे में बताएं। पैरेलल सर्किट का वो किस्म होता है जिसमें रेजिस्टर एलिमेंट्स को ऐसे जोड़ा जाता है, कुछ ऐसी तरतीब से जोड़ा जाता है कि मजमूई तौर पर उसके दो टर्मिनल बन जाते हैं, जिसको हम किसी सर्किट के दूसरे हिस्से के साथ इन केस आप कम्प्लेक्स सर्किट या सप्लाई वोल्टेज के साथ जोड़ते हैं। तो ऐसे सर्किट को पैरेलल सर्किट कहते हैं। या आसान अल्फाज में अगर हम ये कह दें कि सर्किट का वो किस्म होता है पैरेलल सर्किट जिसमें करंट के बहाव के एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं, करंट फ्लो के लिए एक से ज़्यादा पाथ्स बन जाते हैं। ऐसे सर्किट को पैरेलल सर्किट कहते हैं। यानी जिस तरह तारीफ में यहाँ पर मैंने बयान किया गया है, the number of resistors are connected in such a way that both ends of individual resistor are connected together। यानी रजिस्टर के दो एंड्स होते हैं तो सेम एंड्स को आपस में जोड़ा जाए और बाकी जो सेम एंड्स है उसको आपस में जोड़ा जाए। एंड टू टर्मिनल्स आर ब्रॉट आउट फॉर द कनेक्शन टू द पार्ट ऑफ सर्किट इन आर टू द इनपुट सप्लाई। तो ऐसे सर्किट को हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। पैरेलल सर्किट के जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इसकी कुछ खसूसियात होते हैं, इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसका बिहेवियर होता है, तो उसका क्या अमल होता है इसमें वो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसकी कराते हैं। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है हर एलिमेंट के अक्रॉस सेम रहता है। जो सप्लाई वोल्टेज है वो जिस जिस एलिमेंट्स को मिलता है वो सारे एक दूसरे के साथ सेम रहते हैं। जिस तरह हमें वी टी इक्वल टू वी वन इक्वल टू वी टू, यानी वी टी से मुराद सप्लाई वोल्टेज है, वी वन से मुराद एलिमेंट वन के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है और वी टू से मुराद एलिमेंट टू के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है, ये हर जगह पे सेम रहता है। जबकि करंट जो है हर ब्रांच के अक्रॉस स्प्लिट होता है और उसके अक्रॉस तकसीम हो जाता है। यानी आई टी जो टोटल करंट है वो आई वन की तरफ जाता है, आई टू की तरफ जाता है। आई वन से मुराद एलिमेंट वन में जो करंट फ्लो करता है उसको आई वन से डिनोट किया गया है, जबकि एलिमेंट टू के अक्रॉस के थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसको आई टू से डिनोट किया गया है। यानी दोनों एलिमेंट्स या जितने भी ब्रांचेस है एलिमेंट्स हैं उनकी करंट को आपस में सम करने से हमारे पास टोटल करंट बन जाएगा। ये दूसरी खसूसियत है। जबकि टोटल रेजिस्टेंस जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें ये होता है कि टोटल रेजिस्टेंस लेस देन द इंडिविजुअल एलिमेंट रेजिस्टेंस। यानी इसका अगर टोटल रेजिस्टेंस मेजर किया जाए तो वो हमेशा किसी भी एक एलिमेंट के जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है उससे कम होता है, और ये तब पता चलता है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पैरेलल सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला लिखा गया है आर टी इक्वल टू आर वन मल्टीप्लाइड बाई आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। यानी दोनों एलिमेंट्स के रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में उसका सम लें तो इस तरह उसका कैलकुलेट होता है टोटल रेजिस्टेंस। ये फार्मूले के बारे में और आगे करंट डिवाइडर रूल के बारे में फर्दर हम लेक्चर में शामिल कर रहे हैं कि ये किस तरह ये फार्मूला बन रहा है और करंट डिवाइडर रूल कैसे डिराइव होता है एक पैरेलल सर्किट में। और इस केस में हमने सिर्फ दो एलिमेंट वाला एक सिंपल सर्किट लिया है, ये ज़रूरी नहीं है, इसके से ज़्यादा एलिमेंट्स वाला भी हो सकता है। तो फ़िलहाल हम सिर्फ इन दो एलिमेंट्स वाले सर्किट के बारे में बता रहे हैं। सर्किट में इन तीन पैरामीटर्स का ज़रूर जिक्र किया जाता है इनकी खसूसियात के हवाले से। वोल्टेज, और इसके बाद करंट और रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले अगर हम वोल्टेज की बात करें तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है ये हर जगह पे इक्वल होगा। यानी हम ये कह सकते हैं वोल्टेज विल बी इक्वल अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स इन पैरेलल सर्किट। यानी सर्किट में जिस तरह दिखाया गया है कि ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये हर ब्रांच के अक्रॉस सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा। यानी इसके दरमियान में अगर हम यहाँ से वोल्टेज मेजर करें, ये अगर इसको हम V1 का नाम दें और इसी तरह
इसके क्रॉस अगर वोल्टेज मेजर करें, इसको हम V2 का नाम दें, तो ये सेम रहेगा और वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। यानी यहाँ से जो वोल्टेज इसको मिल रही है सर्किट को, वो यहाँ हर ब्रांच के अगेंस्ट जो है सेम रहेगा सप्लाई वोल्टेज के। नंबर 2 पे क्या है, करंट या वोल्टेज को हम मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि VT सप्लाई वोल्टेज विल बी इक्वल टू V1 और ये V2, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। दूसरे नंबर पे है करंट। तो दूसरी खसूसियत की अगर बात की जाए पैरामीटर करंट के हिसाब से, तो वो हम ये कह सकते हैं कि हर ब्रांच के क्रॉस जो है करंट तकसीम होगा। टोटल करंट जो है वो एक नोड पे, इस नोड पे सर्किट में जिस तरह दिखाई गई, ये एक नोड है, यहाँ से तकसीम होगा। कुछ करंट इस तरफ जाएगा, कुछ करंट इस तरफ आएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर्किट करंट इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल ब्रांच करंट्स। यानी कैसे, यानी अगर इसकी सप्लाई करंट को हम IT से डिनोट करें तो वो बराबर होगा जो दोनों ब्रांचेस के करंट है, जिसको हमने I1 और I2 से डिनोट किया है, ये दोनों की समेशन के बराबर होगा। ये दूसरी खसूसियत होगी। और तीसरी खसूसियत में हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, पैरेलल सर्किट में जो ब्रांच के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा। यानी अगर हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें तो वो किसी भी इंडिविजुअल ब्रांच के रेजिस्टेंस जो है उससे वैल्यू में कम रहेगा। और इसके लिए हम फार्मूला मालूम करेंगे पैरेलल सर्किट में ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। यानी मतलब ये है कि इसका अगर RT है तो वो लेस देन एनी ब्रांच करंट, ब्रांच रेजिस्टेंस सॉरी, यानी R1 और R2। ये तीसरी खसूसियत की बात हो गई है। इस बात को हम अब इसके लिए फार्मूला मालूम करेंगे कि किस तरह ये बात हम कहते हैं कि RT जो है लेस देन होगा R1 या R2। अगर इसमें ज़्यादा ब्रांचेस है तो R3 R4 फर्दर भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रांच करंट जो है वो सम करके टोटल करंट के बराबर लिया जाता है। यानी IT विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इसी फार्मूले से हम इसके टोटल रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला मालूम करते हैं। यानी IT इक्वल टू I1 प्लस I2। तो ओहम लॉ के मुताबिक I जो है वो V/R के बराबर है। इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं। यानी अगर I इज इक्वल टू V/R है तो लेट सपोज I1 जो है वो बराबर होगा V1 डिवाइड बाई R1। यानी ब्रांच 1 के अगेंस्ट जो वोल्टेज है उसको एक क्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है और उसकी जो रेजिस्टेंस है उन दोनों से हम I1 फाइंड आउट करेंगे। और सिमिलरली I2 विल बी इक्वल टू V2 डिवाइड बाई R2। अब ये तीनों वैल्यूज जो है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये क्या होगा, V/R या RT इक्वल टू V1/R1 प्लस V2/R2। अच्छा, पैरेलल सर्किट में जिस तरह हमने बात की है कि इसमें वोल्टेज हर ब्रांच के क्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है उस वो तीनों सेम होंगे या सप्लाई वोल्टेज के बराबर होंगे। तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2, क्योंकि तीनों बराबर है तो 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह V/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू V एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ताकि कैलकुलेशन में जब इसको इस्तेमाल किया जाए तो आसानी रहेगी। तो हम ये कर सकते हैं कि R1 R2 इसका एलसीएम हो जाएगा
और ये हो जाएगा R2 प्लस R1 प्लस R1, और यहाँ पर 1/r या RT कर दें। अब इसको चूँकि हमें RT फाइंड आउट करना है, उसके लिए फार्मूला मालूम करना है, तो इसलिए हम इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, R1 R2 और R1 प्लस R2। ये एक शॉर्ट फॉर्म आ गया हमारे लिए पास पैरेलल सर्किट में उल्टे रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए, एक फार्मूला बन गया है। तो इसी फार्मूले से जब हम टोटल रेजिस्टेंस एक पैरेलल सर्किट के मालूम करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये वाकई इंडिविजुअल रेजिस्टेंस किसी ब्रांच के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम आता है। ये यहाँ तक तो हो गया है पैरेलल सर्किट के तो जो खसूसियात हमने बयान की और उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के जो फार्मूला बनता है। इसके बाद पैरेलल सर्किट में हमने वोल्टेज करंट डिवाइडर रूल की बात की। तो अगले स्टेप में हम जाते हैं कि इसमें करंट किस तरह तकसीम होता है और करंट डिवाइडर रूल के लिए जो फार्मूला बनता है वो किस तरह बनता है। तो चलो नेक्स्ट उसी की तरफ चलते हैं। अगला स्टेप है करंट डिवाइडर रूल। करंट कैसे तकसीम होता है पैरेलल सर्किट में और करंट डिवाइडर रूल का फार्मूला कैसे बनता है, तो उसी की तरफ आते हैं। पैरेलल सर्किट की खसूसियत हमने बयान की कि इसमें जो टोटल सप्लाई करंट होता है वो बराबर होता है ब्रांच करंट के समेशन की। ये हमने एक खसूसियत बयान कर दी थी पहले। तो क्या हम I1 I2 के लिए फार्मूला बनना चाहिए कि जिसके ज़रिए हम मालूम कर सके कि I1 और I2 किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए जो रूल बनता है वो उसको कहते हैं करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल के मुताबिक जैसे कि हमने बयान किया कि पैरेलल सर्किट की एक और खसूसियत थी कि इसमें सप्लाई करंट वोल्टेज जो है वो हर ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके बराबर होगा, यानी VT या V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये भी हमने एक खसूसियत बयान कर दी थी। इसमें से पहले ब्रांच के लिए हम करंट डिवाइडर रूल के मुताबिक फार्मूला बनाते हैं। तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं कि VT को बराबर करते हैं V1 के। V हमारे पास बराबर है IR के मोहम्मला के मुताबिक। तो चूंकि यहाँ पर VT की बात हो रही है तो इसको हम ऐसा करते हैं कि VT की जगह ITRT लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे, और V1 की जगह I1 R1। चूंकि हम I1 के लिए फार्मूला बना रहे हैं तो इसलिए I1 को IT RT डिवाइड बाई R1। और हमने टोटल रेजिस्टेंस के लिए भी एक फार्मूला फाइंड आउट किया कि RT इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो टोटल रेजिस्टेंस का जो ये फार्मूला है इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो I1 इक्वल टू IT अपनी जगह आएगा या I, और RT की जगह R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 और एज अ होल डिवाइड बाई R1। R1 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह बन जाएगा कि I1 इज इक्वल टू IT R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये पहले ब्रांच का जो करंट है वो इसी फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये करंट डिवाइडर रूल ब्रांच 1 के लिए मालूम हो गया। जैसे कि हमने VT इक्वल टू V1 के बराबर किया था या V2 के बराबर लेते हैं, वो हमला के मुताबिक ITRT VT के बराबर होगा, और इसी तरह I2 R2 V2 के बराबर होगा। चूँकि हमने I2 मालूम करना है तो I2 विल बी इक्वल टू I या IT RT डिवाइड बाई
R2। पैरेलल सर्किट में RT बराबर होगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, जिस तरह हमने पहले इसके लिए ये फार्मूला बनाया है। सो I2 इक्वल टू IT N2 R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R2। R2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस तरह इसका फाइनल फॉर्म क्या बन जाएगा, I2 इक्वल टू IT R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये हमारे पास दूसरी ब्रांच के लिए करंट डिवाइडर रूल का फार्मूला बन गया है। इसी तरह अगर किसी सर्किट में 2 से ज़्यादा ब्रांचेस हो तो उसके लिए भी हम I1, I2, I3 इसी तरतीब से बना सकते हैं, इसको फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर RT का फार्मूला मुख्तलिफ रहेगा क्योंकि ये 2 ब्रांचेस के लिए है। तो वो जो है इससे मुख्तलिफ रहेगा, वो 3 के लिए या 4 के लिए, फर्दर जितने भी है उसके लिए सिर्फ ये वैल्यू मुख्तलिफ हो जाएगी। बाकी IT और I2 इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे।